नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, और इसके अलावा जो अदर मिससेलेनियस डिजीज यानी और जो अन्य रोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके पहले कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब से होने वाले डिजीज़ के बारे में हम इसके पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बात होगी। इसमें पोषक तत्वों की कमी से यानी प्रोटीन, खनिज तत्वों या विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, हार्मोन असंतुलन की वजह से कौन से रोग होते हैं, और अन्य विविध रोग जैसे कैंसर, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे आशा है कि ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर नए वीडियो पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के विकास और निर्माण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। इनसे हमारी मांसपेशियों का निर्माण, रक्त एवं त्वचा निर्माण, ऊतकों का निर्माण, ये सारा होता है। यानी हमारे जो शरीर का फिजिकल ग्रोथ है वो प्रोटीन की वजह से ही होता है। आप जानते हैं जो बॉडी वॉडी बनाते हैं वो प्रोटीन का सेवन इसीलिए ज़्यादा करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सोर्सेज। इसके अलावा नॉन वेज सोर्सेज भी हैं जिसमें आपका फिश, आपका लीवर और ये सब मीट है ना। तो यहाँ पर देखें, अब प्रोटीन की कमी से दो प्रमुख रोग होते हैं, एक है क्वासियोरकर और दूसरा है आप में मरासमस, जिसको एक तरीके से सूखा रोग भी कहते हैं। क्वासियोरकर क्या है, या प्रोटीन की कमी से होता है या छोटे बच्चों में, ये वास्तव में ये दोनों रोग छोटे बच्चों में ही होते हैं। अब इसकी कमी से और क्या क्या लक्षण इसके दिखाई देते हैं। एडीमा यानी जो खाली ऊतक है उसमें पानी भर जाता है, चेहरा चंद्राकार हो जाता है। इसके अलावा शारीरिक वृद्धि एकदम रुक जाती है। रक्तहीनता, प्रोटीन की कमी से हीमोग्लोबिन का जो प्रतिशत है वो कम होने लगता है तो रक्तहीनता आ जाती है। दस्त, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। शुष्क त्वचा, बालों का जो रंग है वो भूरे रंग के हो जाते हैं, सूखे सूखे, रूखे रूखे। इसके अलावा भार में कमी भी हो जाती है। तो और भी लक्षण हैं, आप यहाँ पर ये एक फोटो के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से भी देखते हैं। इसके अलावा भूख में कमी हो जाती है, स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये क्वासियोरकर से संबंधित एक बालक की तस्वीर यहाँ पे दी गई है। तो ये इसमें क्वासियोरकर डिजीज है, क्वासियोरकर। और दूसरा जो डिजीज है वो है मरासमस। मरासमस को सामान्य भाषा में सूखा रोग भी कहते हैं। आइए अब मरासमस के बारे में देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से लक्षण हैं। तो मरासमस, ये इसको एक सूखा रोग भी कहते हैं। यह भी बालकों में होता है, खासकर 2 वर्ष से कम जो बालक होते हैं उनमें ज़्यादा इसकी संभावना होती है। प्रोटीन के साथ कैलोरी की भी इसमें कमी हो जाती है, तो इसको प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी पीसीएम के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, मरासमस को पीसीएम यानी प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन मीन्स डिफिशियंसी। तो अब इसमें देखें लक्षण क्या है। शारीरिक वृद्धि, विकास में कमी हो जाती है, नाड़ी की गति धीमी हो जाएगी, पाचन तंत्र में विकार आ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, रक्त की कमी, पतली दस्त, डिहाइड्रेशन। इसके अलावा और भी भावहीन चेहरा, झुर्रीदार त्वचा, ये सारे जो है आपके मरासमस के लक्षण हैं। आप यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से इसको भी देख पा रहे होंगे। तो ये रहे प्रोटीन की कमी से दो प्रमुख रोग, क्वासियोरकर और मरासमस। आप याद रखिएगा, बच्चों में होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे खनिज पदार्थों से होने वाले रोग या उनसे जो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। तो आइए प्रमुख खनिज तत्वों को देखते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम आप जानते हैं दांत और हड्डियों के निर्माण में। इसके अलावा टिटेनी नामक रोग हो जाता है जिससे हड्डियां लचीली, जो उनका लचीलापन है वो कम हो जाता है। ठीक है। फास्फोरस की कमी से भी वही, इसका भी काम है, दांत एवं हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं, शरीर की वृद्धि और कार्य की कुंठित हो जाती है। गंधक यानी सल्फर यानी प्रोटीन की कमी और प्रोटीन उपापचय की मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर आ जाते हैं सल्फर की कमी से। पोटेशियम
इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और जो आपकी मसल्स हैं वो बहुत ही वीक हो जाती हैं, ठीक है ना। क्लोरीन, क्लोरीन की कमी से भूख की कमी और पेशियों की ऐंठन आ जाती है। सोडियम, सोडियम बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड के रूप में हम सभी अपने सोडियम और क्लोरीन की प्रतिपूर्ति करते हैं। सोडियम की कमी से निम्न रक्तचाप, भूख में कमी, पेशियों में ऐंठन और इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं, है ना। तो ये आप प्रमुख रूप से आप देख पा रहे हैं कि ये तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन और सोडियम। इसके अलावा भी कुछ तत्व हैं। अब इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हमें सोडियम की आवश्यकता हम लोग लेते हैं 2 से 5 ग्राम प्रतिदिन सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, ये आप जानते रहिएगा। सबसे ज़्यादा इसमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम का। आगे जो तत्व हैं मैग्नीशियम, इसमें भी आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसमें दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसकी भी जो एक्टिविटी है वो प्रभावित हो जाती है। जिंक, जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। आप जानते हैं कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो जिंक का ORS दिया जाता है। तो इससे और क्या होता है? रक्त क्षीणता होती है, खुरदरी त्वचा, दुर्बल सुरक्षा तंत्र, जनन क्षमता का भी कमजोर हो जाना जिंक की कमी से। लौह, आयरन आप जानते हैं हीमोग्लोबिन का एक घटक है ये। तो लौह की कमी से रक्त क्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है। दुर्बलता, शरीर का सुरक्षा तंत्र बहुत ही दुर्बल हो जाता है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से आप सभी जानते हैं घेंघा और जड़ मानवता। ये आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, उसकी कार्यकी को ये गवर्न करता है। कौन? आयोडीन। तो इसकी कमी से घेंघा और जड़ मानवता रोग होता है। अभी जब हम हार्मोन असंतुलन वाले रोग में देखेंगे तो उसकी और बात करेंगे। तांबा यानी कापर, इससे भी रुधिर क्षीणता यानी रक्त की कमी। मैग्नीज, इससे अस्थि और उपास्थि में जो है अनियमितता आ जाती है। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनकी वृद्धि जो है वो अनियमित हो जाती है मैग्नीज की कमी से। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ये एक मास्टर वीडियो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग अब देखेंगे। विटामिन का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक अलग वीडियो में हम अलग से लेंगे। यहाँ पर हम उसकी कमी से होने वाले रोगों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस और भी बहुत सारे जो आपके जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। किरेटोमैलेशिया, ये रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। रतौंधी में क्या होता है? रोडोप्सिन नाम का एक तत्व है जो हमें कम प्रकाश में भी सामान्य दृष्टि देखता है, लेकिन जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इसका निर्माण रुक जाता है, जिससे अगर थोड़ा सा कम उजाला रहे तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसी को रतौंधी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस क्या है? अश्रुस्राव, यानी जो हमारे जो अश्रु ग्रंथियां हैं उनसे जब पानी का निकलना कम हो जाए तो वो सूख जाए तो उसी को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। धुंधलापन आ जाता है इससे। कॉर्निया में कभी कभी सूखापन। बिटाट स्पॉट भी आपके तिकोने हल्के रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। आइए जीरोप्थैल्मिया, इसमें ये भी एक आंखी की ही बीमारी है। तो इसमें क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आपके आंखों का पानी सूख जाता है और वास्तव में रतौंधी या कार्निया को पहले से ज्यादा नुकसान हो सकता है। यानी ये जो अभी हमने देखा किरेटो, चाहे वो आपने देखा हो कंजक्टिवाइटिस या रतौंधी, उसमें और ज्यादा डिसऑर्डर इसकी वजह से आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका जीरोप्थैल्मिया। इसके अलावा आप में टोड त्वचा, विटामिन ए की कमी से श्वेत ग्रंथियां काम नहीं करती हैं, जिससे सूख कर खुरदरी और चितकबरी हो जाती है जो आपकी त्वचा है। आमाशय में अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे दांत कमजोर हो जाते हैं, इनेमल आपका कमजोर हो जाता है। तो केवल रतौंधी याद करने से आपका काम अब नहीं चलने वाला है। अब आयोग जो है डीप में जाकर क्वेश्चन पूछता है। तो जीरोप्थैल्मिया, कंजक्टिवाइटिस और आपका विटाट स्पॉट, ये बहुत सारे रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन
B2 की कमी से भी त्वचा रोग यानी त्वचा का फटना जिसे कहते हैं। विटामिन B3 की कमी से आपका पेलाग्रा होता है। तो आइए देख लेते हैं बेरी बेरी क्या होता है। बेरी बेरी में वही त्वचा जो है बहुत ही फुफ्फुस के आकार की हो जाती है और इसमें जो है आपके उपापचय की जो रेट है वो बहुत ही बैड इफेक्ट उस पर आता है। तो विटामिन B3 हमने बताया कि इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, इसके बारे में भी अभी हम देख रहे हैं। विटामिन B5 की कमी से मंद बुद्धि और बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा और ऐंठन आती है। विटामिन यानी B11 की कमी से एनीमिया। B12 की कमी से भी एनीमिया और पांडु रोग। पांडु रोग माने पीलिया, चूंकि ये जो धृतराष्ट्र और पांडु थे, पांडु को ये रोग हो गया था तो इसका एक नाम पांडु रोग भी है, ये आप जानते रहिएगा। पेलेग्रा में क्या होता है, B3 की कमी से होता है। B3 को नाइसिन भी कहते हैं। तो इसमें आपका होता क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं। चर्म रोग, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो त्वचा लाल हो जाती। अतिसार, अतिसार आप जानते हैं दस्ताना। पागलपन, सिर दर्द, क्षीण स्मरण शक्ति, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, ये सब पेलाग्रा के लक्षण हैं, यानी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आगे हम चलें तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़े से पस आना, उनका इनेमल का कमजोर होना। विटामिन D की कमी से रिकेट्स, ऑस्टोमैलासिया, ये सारे रोग होते हैं। आइए रिकेट्स देखते हैं। रिकेट्स भी एक तरीके का सूखा रोग ही है और इसमें जो है इसके लक्षण को कई तरीके से बताया गया है। ये एक एक को देखते हैं। नाकनीज, ये विटामिन D की कमी से जो टांगों की अस्थियां कमजोर व मुलायम हो जाती हैं, जिससे शरीर का भार ये सह नहीं पाएंगी और फैल जाती हैं। कबूतर छाती, जो पसलियां हैं वो अवतल आकार की हो जाती हैं। रिकेटिक माला, शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाना। इसके अलावा अगला जो रोग है वो ऑस्टोमैलासिया, ये वास्तव में वयस्कों में होता है, खासकर महिलाओं में। अस्थियां कोमल व कमजोर होकर टूटने लगती हैं। रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। टांगों और कमर की अस्थियों में हमेशा दर्द बना रहता है। गर्भावस्था में श्रोण मेखला संकुचित होने से श्रवण में यानी प्रसव में परेशानी होती है। तो ये रोग हो गया। टिटेनी, यह भी बच्चों में पाया जाता है। कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो ये रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें कैल्शियम की कमी के कारण जो अस्थियां हैं वो छिद्रमय हो जाती हैं, फुफ्फुस यानी कमजोर पड़ जाती हैं। तो ये वास्तव में विटामिन D का जो संश्लेषण है ये आपके कैल्शियम तत्व का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो आइए फिर से विटामिन की जो स्लाइड है उस पर चलते हैं। इसके अलावा दो विटामिन है, विटामिन E और विटामिन K। विटामिन E की कमी से आप में नपुंसकता आती है, जो जनन क्षमता है वो कम हो जाती है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कहीं कट जाने पर, घाव हो जाने पर रक्त बहता ही रहता है। तो विटामिन K का जो वास्तव में संश्लेषण है हमारी आंतों में होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते रहिएगा। और आइए चलते हैं अब अगले तरह के रोग, वो है हार्मोन इम्बैलेंस डिजीजेस, यानी हार्मोन की अधिकता या कमी से होने वाले रोग। इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं जो प्रमुख रोग हैं वो कौन कौन से। मधुमेह यानी डायबिटीज, हाइपोग्लाइसीमिया, घेंघा, बौनापन, मिक्सिडिमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, जड़ मानवता यानी जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, एक्सोप्थेल्मिया और एडिसन डिजीज। तो इन सब के बारे में एक एक के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि ये किन कारणों से होते हैं और कैसे होते हैं, इनका क्या प्रभाव होता है, क्या सिम्टम है, ये सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले आपके माफ कीजिएगा कि इसमें थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है थायरॉक्सिन, आप जानते हैं एक थायराइड ग्लैंड होती है जो हमारे गले के पास होती है, वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो वास्तव में हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है ये आयोडीन पर इसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है। तो आयोडीन की कमी से भी या थायरॉक्सिन की कमी से ये रोग होते हैं। घेंघा रोग, ठीक, कौन से, घेंघा रोग और बौनापन, कद नहीं बढ़ता है। घेंघा में आप जानते हैं जो गले की ग्रंथियां हैं वो फूल जाती हैं, ठीक, श्वास नली पर दबाव पड़ने के कारण। इसके अलावा मिक्सोडिमा भी, केवल घेंघा रोग जानने से काम नहीं चलने वाला, मैंने आपको बता दिया।
आगे जो चीज बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, अब उससे आगे हमें चलना है, उससे आगे हमें सोचना है। आयोग के आगे जब हम चलेंगे तभी परीक्षा को बीट कर पाएंगे। मिक्सोडिमा, ये वयस्कों में इसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से होता है। रोगी का चेहरा भावहीन हो जाता है, आलसी सुस्त रहता है। और एडीमा, एडीमा भी हमने बताया था कि जो आपकी हड्डियां हैं उसमें ऊतकों में पानी भर जाना। हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें जनन कार्य बाधित हो जाता है और कभी कभी गूंगापन और बहरापन। जड़ मानवता, जड़ मानवता क्या है? क्रेटिनिज्म, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब अगर थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये ज्यादा सिक्रीशन होने लगे तो उसकी वजह से भी डिजीज हो जाती है। उसका नाम है टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्सोप्थेल्मिया। टॉक्सिक ग्वाइटर में क्या होता है, जो हमारी हार्ट बीट है वो उसका रेट ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जो हमारी श्वसन दर है वो भी ज्यादा हो जाती है। और एक्सोप्थेल्मिया क्या है? आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाती हैं, आंखें ऐसे पूरा लगता है जैसे किसी ने फाड़ के बाहर निकाल दी हो। तो ये एक्सोप्थेल्मिया था। अब आइए इंसुलिन असंतुलन से होने वाले रोग को देखते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है पैंक्रियास, वहां से आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा सेल से इसका सिक्रीशन होता है। ये भी आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में ये भी कई बार पूछा गया है। तो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है, श्रावण है, वो कहाँ से होता है? पैंक्रियास के लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं से होता है। ठीक, अब इसकी जो कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। इसमें होता क्या है, भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। लेकिन जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने लगता है तब क्या होता है, पहले हम इंसुलिन के कार्य को समझ ले। इंसुलिन जो है ये यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन को संचित करने में, यानी जो ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है उसको स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। अब जब ये इसकी कम सिक्रीशन होगा तो ग्लाइकोजन का उपयोग होने लगेगा। ग्लाइकोजन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इसी स्थिति में जो हमारे प्रोटीन और संचित वसा ये भी शर्करा में परिवर्तित होने लगेगी और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे ही डायबिटीज कहते हैं। या जो है हमारे यूरिन के माध्यम से ज्यादा जब हो जाता है तो निकलने भी लगता है। अब इंसुलिन की कमी से एक और रोग होता है अधिकता, इससे अधिक श्रावण से, वास्तव में हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें जनन क्षमता कम हो जाती है और दृष्टि ज्ञान यानी आंखें हमारी कमजोर हो जाती हैं। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। अगला इसमें डिजीज आप देख पा रहे हो, एडिसन रोग, एडिसन डिजीज। अब एडिसन डिजीज क्या है इसको समझते हैं। वास्तव में जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर होती है ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका एक भाग होता है कार्टेक्स। कार्टेक्स भाग में अगर कोई डिसऑर्डर आ जाए यानी कोई विकृति हो जाए तो उपापई जो हमारे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती हैं और इसी को कहते हैं एडिसन रोग। अगर कहा गया है कि अगर इसको हम निकाल दें कार्टेक्स को तो कुछ ही दिनों में हमारे मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो एडिसन डिजीज ये हो गई। अब एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है एड्रीनालिन, उसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ो और भागो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। या क्रोध, भय और खतरे के समय सक्रिय होता है। कौन सा? एड्रीनालिन हार्मोन, जो एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अदर मिसलेनियस डिजीजेस। कौन कौन सी डिजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं? देखिए बहुत लंबी लिस्ट है। इयोसिनोफीलिया, आर्थराइटिस, सीजोफ्रीनिया, इपाइलेप्सी यानी मिर्गी जिसको कहते हैं, डिप्लोपिया, हाइपरटेंशन, न्यूरोसिस, हार्ट अटैक, कैंसर, ल्यूकेमिया, सेरेब्रल पाल्सी, इसको मानसिक पक्षाघात कहते हैं या मस्तिष्क पक्षाघात कहते हैं, अल्जाइमर भूलने वाली बीमारी, पार्किंसंस डिजीज, आर्टिज्म जिसको स्वालीनता कहते हैं। इसके अलावा बच्चों में होने वाला लर्निंग डिसेबिलिटी डिजीज, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक एक को आइए देखते हैं, समझते हैं। इयोसिनोफीलिया को सबसे पहले। इयोसिनोफीलिया क्या है? या इयोसिनोफिल होते हैं
हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसका एक प्रकार है इयोसिनोफिल। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करती हैं, लेकिन जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसी को इयोसिनोफीलिया कहते हैं। इयोसिनोफीलिया की अवस्था में जो फेफड़े हैं, त्वचा, हृदय, रक्त वाहिकाएं, साइनस, गुर्दे, मस्तिष्क, ये सारे प्रभावित होते हैं। इयोसिनोफीलिया में लगता है जैसे हमें से हमारे श्वास नली में कुछ फंसा हुआ है। अब आइए ये कारण इसके क्या है, एलर्जी की वजह से, त्वचा की स्थिति की वजह से, किसी फंगल या परजीवी की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, या कैंसर के कारण भी ये इयोसिनोफीलिया हो जाता है। यानी जब भी कोई बाहरी परजीवी हमारे शरीर पर अटैक करता है तभी इनकी संख्या अधिक बढ़ जाती है। आइए अब अगली डिजीज आर्थराइटिस। ये बहुत खास डिजीज है, लगभग सभी घर में जो हमारे पूज्य वृद्ध होते हैं उनमें ये समस्याएं अक्सर पाई जाती हैं। इसको गठिया या वात रोग भी कहते हैं। अब इसमें जो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे गाउट है। गाउट में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से संधियों में हमेशा दर्द महसूस होता रहता है। आर्थियो आर्थराइटिस, ये एक प्रकार के गठिया अस्थियों के जोड़ों के कार्टिलेज के ह्रास हो जाने से, कार्टिलेज जो जोड़ता है बोन को, तो उसके कम हो जाने से ये रोग होता है। हमेशा इसमें भी दर्द बना रहता है, ये एज बढ़ने के साथ होता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने से तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाने से। अब जो कार्टिलेज जोड़ रहा है उसके ऊपर जब सख्त ऊतक जम जाएंगे तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस इसको कहते हैं। इसके फलस्वरूप भी जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। तो गाउट, आर्थ्रोआइड, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये आर्थराइटिस के 3 प्रकार हो गए, जो वास्तव में वृद्धों का रोग माना जाता है, लेकिन हालांकि अब जवानों में भी ये रोग दिखाई पड़ा है। अगला जो रोग है वो है एलर्जी। एलर्जी धूल, धुआं, रसायन या कपड़ा, सर्दी, इन किसी कारणों से हो सकती है। शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है जिससे बीमारी हो जाती है। खुजली, फोड़ा, फुंसी, सूजन आना, छींक आना, दाग आना, एक्जिमा, ये सब एलर्जी के ही उदाहरण हैं। अगला रोग है साइजोफ्रेनिया। ये एक मानसिक रोग है जो युवा वर्ग में होता है, जिसे कल्पना का रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो ऐसे बालक होते हैं वो कल्पना को ही सत्य मान बैठते हैं और वास्तव में आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ये इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मिर्गी या इपाइलेप्सी, इसको अपस्मार रोग कहते हैं, या मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। जब रोग में दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलने लगता है और रोगी को पता नहीं चलता और मल और पेशाब भी निकल जाता है। ये रोग भी कई बार आपको गांव में या शहरों में भी कुछ युवाओं में देखने को मिलता है, मिर्गी, इपाइलेप्सी। अगला जो रोग है वो है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया ये आंख का रोग है। इसमें आंख की जो मांसपेशियां हैं उसमें पैरालिसिस हो जाती है। तो जब आंखें हमारी पूरा डीएक्टिवेट हो जाती हैं, जब उसमें पैरालिसिस हो जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव नहीं रहेगा, तो हमारी जो आंख का मूवमेंट है, कार्निया का मूवमेंट है, आइरिस का मूवमेंट है, वो सारा प्रभावित हो जाएगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जिसको उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, उच्च रक्तचाप, ये धमनी दाब के कारण, वास्तव में जब धमनी यानी आर्टरी सिकुड़ जाती है तो उसी से हाइपरटेंशन आता है। आराम ना करना, नींद पूरी ना लेना, ये इसके कारण है। न्यूरोसिस, ये भी तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग है। अगली जो डिजीज है वो है हार्ट अटैक। आज भारत में और पूरे विश्व में हार्ट अटैक का जो केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आइए समझते हैं कि ये हार्ट अटैक क्या है और कैसे होता है। वास्तव में जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारे हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स को, पेशी तंतुओं को रक्त पहुंचाती हैं। जब इन धमनियों में या आर्टरीज में रक्त जम जाए तो जो हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त ही नहीं मिल पाता। इससे हृदय में दर्द होता है, जिसे हृदय शूल कहते हैं। ठीक, फलतः इससे जो इसका जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, वो क्या होगा, हृदय रक्त का संचार नहीं कर पाता। अब ये जब इसका संचार नहीं कर पाएगा तो हृदय गति रुक जाती है। इसी को हृदयाघात या दिल का दौरा कहते हैं। ये अचानक कभी भी हो सकता है, इसकी कोई ये नहीं है कि इस एज पे होगा। तो ये रिसेंटली ये डिजीज बहुत ज़्यादा भारत में और पूरे विश्व में इसका जो केस देखने को मिलता है।
अगली एक महत्वपूर्ण डिजीज है, वो है कैंसर। कैंसर क्या है? कोशिकाओं या सेल की असामान्य वृद्धि। शरीर के किसी भी अंग में, त्वचा से लेकर अस्थि तक, जो कोशिका की वृद्धि है वो असामान्य हो जाए तो इसी को कैंसर कहते हैं। अब रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है। इसी तरह से स्ट्रांसियम 19 के कारण भी बोन कैंसर यानी हड्डी का कैंसर होता है। संश्लेषी रंजकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एरोमेटिक एमीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। ठीक है ना, आपके यूरिनल सिस्टम में कैंसर हो जाता है। कैंसर से शरीर के किसी भाग में दर्द ना करने वाला पिंड बन जाता है, ये आप याद रखिएगा। पूरा एक सेल का एक गुच्छा आप कह सकते हैं, वो पिंड बन जाता है। तो ये दर्द नहीं करता है, शुरू में इसके सिम्टम में नहीं दिखाई पड़ते, मुंह से थूक के साथ, लेकिन लेटर ऑन बाद में मुंह से खून के साथ जो है, थूक के साथ खून निकलने लगता है। अब कैंसर का इलाज रिसेंटली संभव हुआ है, पहले इसका इलाज भी नहीं था। एंटीबायोटिक, सेल्कलाइड का प्रयोग, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, लेसर किरणें और आपके सर्जरी से बोन मैरो का जो पूरा चेंज कर देना, ये जो है इसकी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अब ये कैंसर जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। इनको देखते हैं कि ये क्या क्या है। इसमें ल्यूकीमिया सबसे खास है, उसको अलग से भी हम देखेंगे। अब पहला इसमें है कार्सिनोमास, जो उपकला ऊतकों में अत्यधिक सेल के डिवीजन या उनके बनने से, उपकला यानी जो हमारे स्किन के आसपास के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं। सार्कोमास या संयोजी ऊतकों, अस्थियों और उपास्थियों की पेशियों में होता है। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकोसाइट्स में बहुत असामान्य वृद्धि, इसको अलग से भी हम देखने वाले हैं। लिम्फोमास या आपके लिम्फ में यानी लसिका में होता है, वहां पर उनकी जब संख्या बहुत बढ़ जाती है। आइए ल्यूकीमिया को समझते हैं। ये एक ब्लड कैंसर है। इसमें होता क्या है, शरीर में अब फिर से वाइट ब्लड सेल्स का एक जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये जमाव स्वस्थ रक्त कणिकाओं के विकास में बाधक बन जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका एक ये नॉर्मल ब्लड है और ये ल्यूकीमिया पर्सन का ब्लड है। तो और जो ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या कम हो गई, किनकी संख्या बढ़ गई? वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ गई। तो ये ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बहुत ही अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है। अब ल्यूकीमिया के लक्षण क्या हैं? त्वचा में पीलापन, भाई वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो आरबीसी की संख्या कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, तो त्वचा में पीलापन आ जाना, थकान आना, फीवर इस पे आता रहता है। ठीक है ना। सांसों में कमी, जो सांसें हैं वो आपकी गहरी सांसें नहीं ले पाते, छोटी छोटी सांसें लेते हैं, हमेशा लगेगा कि जैसे सांस भग रही हो। घाव जल्दी नहीं भरता है। तो ये ल्यूकीमिया के लक्षण हो गए। क्या क्या? त्वचा में पीलापन, थकान, फीवर या बुखार आ जाना, सांसों में कमी हो जाना, छोटी सांसें हो जाना, घाव ना भरना। ल्यूकीमिया क्या है? एक ब्लड कैंसर है, आप याद रखिएगा। अगली एक महत्वपूर्ण डिजीज है पार्किंसंस डिजीज। आइए देखते हैं और समझते हैं ये क्या है। यह एक जो है आपका साइकोलॉजिकल डिजीज है। साइकोलॉजिकल डिजीज है। इसमें धीरे धीरे मस्तिष्क का हिस्सा जो है कुछ धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये पार्किंसंस रोग है। अब इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं? अवसाद आना, दिन में भी उनींदापन, हमेशा लगेगा कि नींद जैसे लग रही हो। डिस्फेजिया, निगलने में कठिनाई, कुछ भी हम खाएंगे तो लगेगा जैसे गले में फंस रहा हो। तो अनैच्छिक रूप से कंपकपी आना, शरीर के मांसपेशियों में कड़ापन हो जाना, ये पार्किंसंस रोग के जो है लक्षण है, सिम्टम है। अब आइए अगले महत्वपूर्ण रोग पे चलते हैं, मस्तिष्क पक्षाघात। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिजीज को एक साथ हम कवर कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कोई भी पार्ट बचेगा नहीं। आइए मस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी को देखते हैं, जिसको सीपी कहते हैं। इसको मस्तिष्क का लकवा भी कहा जाता है। असामान्यता
या क्षति जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट कर देती है, इसी को सीपी कहते हैं। यह संपूर्ण शरीर में या किसी एक भाग में हो सकता है। अब उसके आधार पर सीपी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसको देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या क्या है और कैसे है। इनका नाम जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है। सेरेब्रम या जो प्रमस्तिष्क है वो हमारे ब्रेन का सबसे अहम हिस्सा होता है। तो उसी में जब कोई पैरालिसिस होती है तो ये डिजीज होती है। अब इसके 5 प्रकार कौन कौन से हैं? मोनोप्लीजिया, जब ये पैरालिसिस एक हाथ या एक पैर में हो जाए, मोनो का मतलब सिंगल। हेमीप्लीजिया, जब शरीर के पूरे एक तरफ का आधा अंग इससे पैरालाइज्ड हो जाए तो इसको हेमीप्लीजिया कहते हैं। डाईप्लीजिया, इसमें दोनों हाथ जो है पैरालाइज्ड हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते। पैराप्लीजिया, पैराप्लीजिया में दोनों पैर आपके, ठीक है ना। क्वाड्रिप्लीजिया, दोनों हाथ व दोनों पैर कार्य नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें रक्त दाब बहुत बढ़ जाता है, मस्तिष्क कई बार जो धमनियां है वो फट जाती है। तो ये रही सेरेब्रल पाल्सी या सीपी। आइए अब बच्चों में अधिगम अक्षमता रोग को भी यही समझ लेते हैं। हालांकि ये आप पढ़ते होंगे, आपके जो पेडागॉजी सेक्टर है वहां पर इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है और परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार, प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो देख लेते हैं अधिगम अक्षमता रोग कौन कौन से हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी डिजीजेस, और इसमें पहला है आपका डिसलेक्सिया, जो पठन संबंधी विकार है, बच्चा पढ़ने में इसको प्रॉब्लम आती है। डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार, शब्दों को उल्टा लिखना, 3 को दूसरे तरीके से उल्टा बना देना, ऐसे शब्दों को गलत लिखना। अगला इसमें है डिसकैलकुलिया, जो गणित गणना संबंधी इसमें डिसेबिलिटी होती है। और जो है अगला डिस्प्रैक्सिया, गामा कौशल विकार, चलने में दिक्कत, बैठेगा तो स्थिर नहीं रहेगा, हमेशा उसको गांव में एक कहावत कहते हैं, खुदुर बुदुर तिनिन मिनिन, हाथ पैर हिलाते रहना, पैर हिलाते रहना, सर हिलाते रहना, ये डिस्प्रैक्सिया के जो है सिम्टम या लक्षण है। तो 4 अधिगम अक्षमता से संबंधित 4 रोग हैं। कौन कौन से? डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार जिसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार, अक्षरों को उल्टा आड़ा तिरछा लिखना। डिसकैलकुलिया, गणना संबंधी विकार। और डिस्प्रैक्सिया, गामक कौशल विकार, जिसमें हाथ एक जगह स्थिर ना रहना, पैर एक जगह स्थिर ना रहना। अगली एक डिजीज जो ये भी बच्चों में पाई जाती है ज्यादातर, हालांकि अब ये वयस्कों में और जो ऐसे विक्षिप्तता वाले हैं उनमें भी पाई जाती है, स्वालीनता, ऑटिज्म। इसमें जो है होता क्या है, इस रोग में आसपास वालों पर ध्यान नहीं देता है, जो रोगी है अपने आप में ही खोया रहता है, कम बोलता है या नहीं बोलता है, व्यवहार बड़ा उत्तेजक होता है। अगर इसको डिस्टर्ब किया जाए तो बहुत ही उत्तेजक व्यवहार शो करेगा। एक ही वाक्य या शब्द को दोहराता रहता है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, और जो स्मरण शक्ति है यानी मेमोरी है वो बहुत ही क्षीण हो जाती है। ये ऑटिज्म में इस तरह का रोग होता है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपने आप में मगन रहना, इसी को ऑटिज्म कहते हैं। अब इसमें अगला जो एक रोग है वो है विक्षिप्तता या मिथ्या विक्षिप्तता। ये भी स्वास्थ्य जो संबंधी लक्षण है, समस्या है, उसका एक टाइप है। इसमें होता क्या है इसको देखते हैं। इस रोग में स्मरण शक्ति कमजोर होना और स्थिति भ्रम बना रहना, और ये वास्तव में और दूसरी डिजीज का एक शुरुआती दौर होता है, जैसे आपका पार्किंसन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज। इसमें ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पिट्यूटरी और जो दूसरी ग्लैंड हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। और भूलने की बीमारी, अल्जाइमर भी धीरे धीरे होने वाला रोग है, या मस्तिष्क के उस भाग में शुरू होता है जो स्मरण शक्तियों को नियंत्रित करता है, वही आपका सेरेब्रम। इससे भूलने की बीमारी होती है। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है कि स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों आज इस मास्टर वीडियो में आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बताया गया, जिसमें लगभग सभी डिजीज को हमने कवर किया और बताने का प्रयास किया कि ये किन कारणों से होता है। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें। बाय बाय।